हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर के अंदर हम एल्किल हैलाइड को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा बनाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, तो इसके अंदर हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं और वही रिएजेंट क्यों यूज़ करते हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ करता है। ध्यान रखना, हम जब मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा था, प्लस वाले का एडिशन हो रहा था, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ करता है। तो एक डिफरेंस तो आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में ये पता चल रहा होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर फ्री रेडिकल का एडिशन हुआ करता है और मार्कोनिकॉफ के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ करता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होता है, मुक्त मूलकों का स्थायित्व। 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो शुरू करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ क्या कहता है कि वही जो हमने मार्कोनिकॉफ कहता था उसके जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर किसी अभिकर्मक, जैसे एल्किल हैलाइड मीन्स HBr, किसी अभिकर्मक का योग होता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बंध, द्विबंध, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, मैक्सिमम हाइड्रोजन। जुड़े होते हैं। ये एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर किसी भी अभिकर्मक का योग होगा, एडिशन होगा अभिकर्मक का, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जबकि मार्कोनिकॉफ में इसके विपरीत था, वहां पर क्या हुआ करता था, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता था जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन की एल्केन को हम प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन को डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इन, और डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पे इसलिए 1 इन हो जाएगा और 1 को हम शो नहीं करते। मतलब प्रोपीन भी लिख सकते हैं आप, और इसका नाम क्या लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं HBr का किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो होगा क्या, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। मतलब Br कहाँ जुड़ेगा, CH2 से, और H कहाँ जुड़ेगा, CH से, क्योंकि डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो ये H यहाँ लग जाएगा और ये Br यहाँ लगेगा, ये H यहाँ और Br यहाँ। तो क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 Br। नाम क्या होगा इसका, 1 2 3, 1 पे Br आ रहा है इसलिए 1 ब्रोमो, 3 कार्बन के एल्केन का नाम होता है प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? ये इफेक्ट किसी प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और इस इफेक्ट में आपको पता चल गया कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ेगा जिससे, जी हाँ, अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसे नोट करो। फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर
क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, क्यों इसे पेरोक्साइड इफेक्ट कहा गया, खराश इफेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट करो, इसको नोट कर लिया, चलो रफ कर रहा हूं मैं इसके। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला, एल्कीन जो हो वो अनसिमेट्रिक हो, मींस अनसिमेट्रिक एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिक एल्कीन। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको अनसिमेट्रिक एल्कीन के बारे में बताया था। एल्कीन मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और अनसिमेट्रिक का मतलब होगा जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन बोलते हैं। जैसे एक तरफ हमने ए ले लिया और दूसरी तरफ हमने बी ले लिया, तो अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, अनसिमेट्रिक एल्कीन। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो अटैक होता है वो फ्री रेडिकल का होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन हुआ करते हैं, यानी कि इसमें जो अटैक होगा फ्री रेडिकल का हुआ करता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, एंटी मार्कोनिकोव में किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, यह अभिक्रिया हुआ करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये मार्कोनिकोव के अपोजिट वर्क करता है, विपरीत वर्क करता है किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इसलिए हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आएगी बात। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकोव के अपोजिट काम करता है। इसलिए खराश इफेक्ट क्यों कहा, क्योंकि ये खराश साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मॉरिस सेलिग। नाम क्या था, मॉरिस सेलिग खराश। ये इफेक्ट मॉरिस सेलिग खराश ने दिया था, इसलिए इसको हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे खराश, मॉरिस सेलिग खराश। चौथी बात जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये केवल HBr में ही लागू होता है, ओनली हाइड्रोजन हैलाइड, HBr। कौन सा हैलाइड की बात कर रहे हैं हम, HBr की बात कर रहे हैं, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोल दो बस इसको। ये इफेक्ट ओनली किस रिएजेंट के लिए काम करता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए काम करता है। ना तो ये इफेक्ट हमारे पास HF के लिए लगेगा, ना ही हमारे पास HCl के लिए लगेगा, और ना ही हमारे पास ये HI में लगेगा। जबकि मार्कोनिकोव HF को छोड़कर HCl में भी काम करता है, HI में भी काम करता है और HBr में भी काम करता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव ओनली HBr पर ही लागू होता है किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ये बात ध्यान रखना है, ओनली HBr पे ही लागू हुआ करता है। HF पे, HCl पे, HI पर क्यों लागू नहीं होता, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 5 पॉइंट में ही क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ करता है, हैलाइड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो HF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे, HCl से, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HBr से, और HBr ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HI से। मतलब आपको बताया था PCl5 क्यों बन जाता है, PI5 नहीं बनता, वो रीज़न आपको बताया था बॉन्ड लेंथ की वजह से। F हमारे पास छोटा साइज होता है F का, और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। Cl का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ
और बढ़ जाएगी, Br का साइज और बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी, और I का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, बंद दूरी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। बंद दूरी जितनी छोटी होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग उतना ही मुश्किल होता है। मतलब इसे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो होता क्या है, हमारे पास HF की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, इसे बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, मैं अगर कहूँ तो 1.93 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी होती है हमारे पास, 1.77 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी होती है हमारे पास, 1.93 एंगस्ट्रॉम। और ये कितनी होती है हमारे पास, 2.13 एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेटली ये लगभग के है ये। तो बॉन्ड छोटा बन रहा है, ब्रेकिंग मुश्किल होगी। बॉन्ड बड़ा हुआ थोड़ा सा, ब्रेकिंग थोड़ी आसान इसके अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों के अंदर ही ब्रेकिंग क्या हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ से आपको फ्री रेडिकल नहीं मिल पाते हैं, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक नहीं होता है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, इनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और पोलैरिटी। पोलैरिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। पोलैरिटी मतलब आयनों में चीज़ों का ब्रेक होना। पोलैरिटी भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर ये फ्री रेडिकल नहीं दे पाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ना तो इसमें लगता है ना ही इसमें लगता है, क्योंकि ये ना तो ईजिली ब्रेक होते हैं, दूसरी चीज़ इनकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो दो रीज़न आपके सामने आ गए कि भाई HF और HCl एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्यों नहीं देते, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्यों नहीं देते हैं। तो आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर HF है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ब्रेकिंग बहुत मुश्किल होगी। इसी वजह से हमारे पास HCl के अंदर भी हमारे पास बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेकिंग बहुत मुश्किल होगी। बात करते हैं हम HBr और HI की, HBr और HI की। तो जब मैं HBr की बात करता हूँ तो दे ही देता है। HI की बात करते हैं तो जब हमारे पास ये HI की अगर हम बात करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत, मतलब बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये इजीली ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल देगा। अब क्या होता है, फ्री रेडिकल हमारे पास ये जो आई होते हैं, एक फ्री रेडिकल आई दूसरा फ्री रेडिकल आई आपस में रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, I2 बनाता है। I2 सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि हमारे पास जब हमें यहाँ से I फ्री रेडिकल मिलेगा तो I फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन दे देते हैं, खुद ही जुड़ जाते हैं, खुद ही जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, I2 सॉलिड होता है, I2 बना लेंगे, स्टेबल I2 बना लेंगे। जबकि Br फ्री रेडिकल आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना है कि I फ्री रेडिकल आपस में जुड़ने की वजह से I2 सॉलिड बना लेते हैं, तो यहाँ से भी आपको I से भी आपको फ्री रेडिकल नहीं मिल पाता है। ओनली फ्री रेडिकल कहाँ से मिल पाता है, Br से मिल पाता है। ये चीज़ हम डिस्कस और आगे करेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहली कंडीशन अनसिमेट्रिक एल्कीन होनी चाहिए, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म हुआ करती है इसकी। तीसरी चीज़, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन हुआ करती है, और इसलिए खराश इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इसको किसने कहा था, मॉरिस सैलिक खराश ने इस इफेक्ट को देखा था। सबसे पहले किसके अंदर देखा था, ओनली HBr के अंदर ही देखा था, क्योंकि यहाँ से ना तो आपको फिर मुक्त मूलक I मुक्त मूलक मिल पाता है, और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ब्रेक नहीं होते। तो समझ पा रहे हैं ओनली HBr में। इसे रफ कर देता हूँ, अब इसे नोट कर लीजिए आप। चलो अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। क्रियाविधि, हमने माना कि हमारे पास प्रोपीन है और इसकी रिएक्शन HBr से होगी पेरोक्साइड की
उपस्थिति में प्रोक्साइड की प्रेजेंस, और प्रोक्साइड हमने ले लिया बेंजोइल प्रोक्साइड C6H5CO का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है बेंजोइल प्रोक्साइड। बेंजोइल प्रोक्साइड बेंजोइल प्रोक्साइड। तो किसी जब प्रोक्साइड की उपस्थिति में हम प्रोपीन पर HBr का एडिशन कराएंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड को इस कार्बन से जुड़ेगा जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। Br यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपीन। अब चेक करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड जो प्रोक्साइड होता है, प्रोक्साइड जो होते हैं बहुत अच्छे फ्री रेडिकल दिया करते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर प्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन आपस में लिंक होते हैं उसे बोलते हैं प्रोक्साइड लिंक। दो ऑक्सीजन जब आपस में कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्साइड लिंक बोलते हैं। तो ये प्रोक्साइड बेंजोइल प्रोक्साइड। बेंजोइल प्रोक्साइड के अंदर क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, सेम होने की वजह से, दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता समान होने की वजह से ये क्या करेंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने अपने ओर वापस लेंगे। मतलब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। इन्होंने जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी वो शेयरिंग वापस हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस लेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। इस ब्रेकिंग को बोलते हैं हम होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन या क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन। अब आपको क्या मिलेगा, देखो C6H5CO O पे फ्री रेडिकल होगा, सिमिलरली यहां पर भी ऐसे मिलेगा C6H5CO पे फ्री रेडिकल होगा, तो आपको क्या मिलेगा 2C6H5CO पे फ्री रेडिकल, ये आपको मिला। अब क्या होने वाला है, ये जो आपके पास मिल रहा है C6H5CO फ्री रेडिकल, अब हमारे पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये वीक होने लगेगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इस बॉन्ड को वीक करा देगा। अब इसकी ब्रेकिंग भी किस में होगी, फ्री रेडिकल में होगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। इस पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस पर भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। देखो 2 मोल हमारे पास क्या मिल रहे हैं, C6H5 के मिल रहे हैं और इस पर क्या आया, H5 पे एक फ्री रेडिकल आया, प्लस साथ में हमें क्या मिला, देखो कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आया होगा, वो फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्डिंग करेंगे और कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से क्या बाहर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी। कितने मोल CO2 बाहर जा रही है, 2 मोल CO2 बाहर जा रही है। अब हमारे पास ये जो C6H5 है, स्टेप सेकंड मतलब ये क्या होगा, स्टेप सेकंड के अंदर C6H5 फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा HBr से। किससे रिएक्शन करेगा भाई, ये HBr से, और इसकी ब्रेकिंग भी किस में होगी, फ्री रेडिकल में होगी, ये भी फ्री रेडिकल देगा और यहाँ से ये भी Br भी फ्री रेडिकल देगा। अब ये C6H5 फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल को ले लेगा और क्या बनाएगा, C6H6 बनाएगा, H फ्री रेडिकल को ले लेगा और Br फ्री रेडिकल को फ्री कर देगा, Br फ्री रेडिकल को फ्री कर देगा। यानी कि इस प्रोक्साइड का यूज क्या हुआ आपको पता चल गया। पहले प्रोक्साइड जो है वो होमोलाइटिक फिजन में ब्रेक होगा
और हमें क्या देगा C6H5CO फ्री रेडिकल। अब ये O फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक कराएगा, और ये भी किस में ब्रेक होगा, होमोलाइटिक फिजन में ब्रेक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेगा, और आपको क्या मिलेगा C6H5 फ्री रेडिकल, और साथ में क्या बाहर जाएगी यहाँ से CO2 बाहर जाएगी। अब ये जो C6H5 है ये HBr से क्रिया करेगा, जो हमारे पास अभिकर्मक है HBr उससे क्रिया करेगा और यहाँ से फ्री रेडिकल लेगा, और Br फ्री रेडिकल को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। देखो अब कमाल की बात क्या है, अगेन स्टेप में क्या होने वाला है, स्टेप थर्ड के अंदर मैं तोड़ तोड़ के स्टेप दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको बात। अगेन स्टेप में क्या होगा, प्रोपीन की रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होने वाली है, प्रोपीन की, और प्रोपीन अटैक करेगा Br फ्री रेडिकल पे, मतलब Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा प्रोपीन पे। अब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगा, इसकी ब्रेकिंग भी किस में होगी, फ्री रेडिकल की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हो रही है तो इसकी ब्रेकिंग भी किस में होगी, फ्री रेडिकल में होगी, और अगर आयन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो इसकी ब्रेकिंग भी किस में होगी, आयन में ही होगी। तो अभी हमारे पास फिलहाल फ्री रेडिकल की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है तो ब्रेकिंग भी फ्री रेडिकल में ही होगी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आया तो इस पे भी एक फ्री रेडिकल आ गया और इस पे भी एक फ्री रेडिकल आ गया। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई कि Br इससे भी जुड़ सकता है और Br इससे भी जुड़ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, मैं दो दिखा देता हूँ। आपको मिला CH3, CH पे आया फ्री रेडिकल, एक बार हमने CH फ्री रेडिकल पे आया तो एक बार हमने CH से Br को जोड़ दिया, और यहाँ पर आपको CH2 पे क्या बचा, फ्री रेडिकल बचा। भाई एक बार हम देखिए, जब हमारे पास ब्रेकिंग हुई, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ रफली इधर को, CH3 CH फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल, ऐसे ब्रेक हुआ। अब Br हमारे पास फ्री रेडिकल शेयरिंग करेंगे एक एक, तो ये इससे भी शेयरिंग कर सकता है और इससे भी शेयरिंग कर सकता है। तो हमने कहा कि भाई अगर इससे शेयरिंग करता है तो हमारे पास CH से सिंगल बॉन्ड Br बन गया और इस पर क्या बचा रहेगा, फ्री रेडिकल। लेकिन अगर इससे शेयरिंग करता है तो इस पर फ्री रेडिकल बचा रह जाएगा। तो हम देखते हैं अगेन, प्लस CH3, CH पे फ्री रेडिकल बचा रह गया और CH2 से Br ने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर लिया। अब आप बताइए, ये जो फ्री रेडिकल है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बात समझ में आने लगी होगी अब आपको कि क्या कहने वाला हूं मैं। अब यहां पर चेक करो, ये फ्री रेडिकल कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 से, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। हाँ, यही बात कहने वाला था मैं कि जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ये मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और ये जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मैंने ऊपर दिखाई रखा है कि हमारे पास जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, जबकि 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, जो जितना कम अनस्टेबल होता है प्रोडक्ट भी उतनी कम मात्रा में बनता है। तो ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा, जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, जो कि हमारे पास 2 डिग्री है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अगर मैं स्टेप 4 की बात करूं, स्टेप तोड़ तोड़ के दिखा दिया हमने आपको। यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br, ये अगेन रिएक्शन किससे करेगा, HBr से करेगा। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये अगेन रिएक्शन किससे करेगा, HBr से करेगा। और ये फिर से ब्रेक किस में होगा भाई, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में है तो फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। अब ये CH से कौन जुड़ेगा, हाँ H फ्री रेडिकल जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, H फ्री रेडिकल। तो ये H फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल आपके पास बचा रह जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3, यहाँ पर CH2 और CH2 और Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और साथ में आपको क्या मिला, Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, एल्किन के दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक करेगा। जैसे यहाँ करा है, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर से आपको ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, फिर से Br से रिएक्शन होगी, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि हमारे पास हुआ क्या, प्रोक्साइड ने क्या करा, हमारे पास फ्री रेडिकल दिया,
फिर हमें ये C6H5 मिला फिनाइल फ्री रेडिकल। इसने HBr से क्रिया करी, H फ्री रेडिकल लिया, Br को फ्री कर दिया। Br ने जाकर अटैक करा प्रोपीन पर, प्रोपीन ने क्या काम करा, फ्री रेडिकल को अपनी ओर ब्रेक कराया, अपनी ओर ब्रेक कराया। तो यहाँ पर दो तरीके से पॉसिबिलिटी हो गई थी कि Br यहाँ भी जुड़ सकता था और Br यहाँ भी जुड़ सकता था। तो दोनों केस में हमने Br को जोड़ के दिखाया। तो जब यहाँ Br जुड़ा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बचा, और जब Br यहाँ जुड़ा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बचा। 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए मेजर प्रोडक्ट भी कौन सा होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल का ही होगा। तो Br कहाँ जुड़ जाएगा हमारे पास, यहाँ से H कहाँ जुड़ेगा, ये, और Br फ्री हो जाएगा। ये अगेन दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है पेरोक्साइड नियम की, नोट करो इसको। नोट कर लिया, चलो बात समझ में आ गई होगी। तो अब पता चल गया होगा आपको कि हमारे पास पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये मार्कोनिकॉफ के विपरीत क्यों काम करता है, क्योंकि पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ करते हैं और ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो हो जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाती है। इस वजह से ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा वर्क करने लगता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जी हाँ, यहाँ पर मैंने क्या करा, HBr का योग करा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या करा रहा हूँ, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करा रहा हूँ। तो अगर ऊपर की बात करेंगे हम, तो ऊपर तो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग वर्क होगा, और नीचे की बात करें किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन अगर होगी तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कम हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, तो Br यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा, प्रोडक्शन बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन का। लेकिन अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ की, तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इस केस में प्रोडक्शन किसका होगा, CH2, H यहाँ लग जाएगा और Br CH2 से लग जाएगा। प्रोडक्शन क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन का। यानी कि हमारे पास मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमारे पास HCl से योग है, HCl से, और यहाँ पर भी हमारे पास HCl से योग है, लेकिन किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जी हाँ, समझ में आ गई होगी बात तो समझ में आ गई होगी कि HCl तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगाता ही नहीं है, शो ही नहीं करता है। इसका मतलब HCl की उपस्थिति में भी रिएक्शन क्या होगी, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही होगी, क्योंकि HCl एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं दिखाता है, शो नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इस केस में प्रोडक्ट यही बनेगा और इस केस में प्रोडक्ट यही बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर किसी ने आपसे मजाक कर ली कि भाई बताओ अगर मैं HCl लूँ और पेरोक्साइड ले लूँ तो अब प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो भाई यहाँ मत लगा देना Cl को, यहाँ मत लगा देना। रीजन आपके सामने है, क्योंकि HCl पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है, फ्री रेडिकल नहीं देता है, ये केवल प्लस माइनस में ब्रेक होगा क्योंकि पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई होगी। इस वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है। तो जब ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है तो किस इफेक्ट के कारण होगी रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ के कारण। बात समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट करो। तो आज अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।